आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर शालिवान बोल रहा हूं और इससे पहले मैंने बहुत से क्लास ले चुका हूं। आज हमारे सिलेबस के जो लॉस्ट जो यूनिट है एकांकी, जिसका नाम है एकांकी के संबंध में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि मैं कल अपने क्लास में मैंने बताया था कि एकांकी विषय को लेकर मैं आज पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनिए। एकांकी भी आधुनिक हिंदी साहित्य का ही एक रूप है। जैसा नाटक है वैसे ही एकांकी है। नाटक और एकांकी के बीच में फर्क इतना ही है, नाटक 3 घंटे का होता है और एकांकी 15 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन 30 मिनट का होना जरूरी है। नाटक भी मंच पर खेला जाता है और उसे लोग देखते हैं और इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। उसी तरह से एकांकी को भी मंच पर खेला जाता है और उसे भी लोग देखते हैं। और आजकल नाटकों की लोकप्रियता कम हुई है मेरे अनुसार, और नाटक लिखने वालों की संख्या भी कम हुई है। नाटकों को प्रदर्शित करने की रुचि भी लोगों में और देखने की रुचि भी लोगों में कम हुई है। उसकी जगह एकांकी ने ली है। एकांकी को वन एक्ट प्ले कहा जाता है। ये भी नाटक का ही एक विकसित रूप है और हिंदी में तो एकांकी लिखने की एक बड़ी परंपरा शुरू हुई है। 1940 के बाद इस एकांकी लिखने की परंपरा बहुत तेजी से बढ़ रही है। हिंदी में बहुत से लेखक हैं एकांकी लिख रहे हैं, और वैसे तो रामकुमार वर्मा जी को आधुनिक हिंदी के एकांकी के जनक कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा वे नाटक भी लिखे हैं, लेकिन उनकी तुलना में एकांकी उनकी रचना उन्होंने अधिक की है। तो इसलिए एकांकी लोकप्रिय एक साहित्यिक विधा है। एकांकी लिखने वालों की संख्या भी अधिक है और लोग भी एकांकी को देखने की रुचि अधिक दिखाते हैं। और आजकल आकाशवाणी पर भी 15 मिनट की एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी 30 मिनट तक एकांकी को प्रसारित किया जाता है। लोग, श्रोता एकांकी को सुनते हैं। इसके बाद मैं एकांकी का परिचय बहुत ही संक्षेप में कर रहा हूं। देखिए, एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एक ही अंक हो उसमें। नाटकों में 3-3 अंक और 6-6 दृश्य होते हैं। ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3-4 ದೃಶ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ। तो इसलिए
इसे एकांकी कहा जाता है। छोटा होता है नाटक से और कम समय का होता है तो इसे एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले ये जो शब्द हैं हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों से इसे जाना जाता है। आपको क्लियर हुआ होगा। एकांकी एक अंक वाला होता है, कम समय का होता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का हो सकता है। अंग्रेजी में इसे वन एक्ट प्ले कहते हैं और इस शब्द को हिंदी में एकांकी नाटक या तो एकांकी ये दोनों शब्द प्रचलित है। और पश्चिम में यानी पाश्चिमात्य राष्ट्रों में एकांकी की शुरुआत 20वीं शताब्दी से माना जाता है। 20वीं शताब्दी से विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಅನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1940 के बाद 1940 के बाद हिंदी के लेखक या कन्नड़ के या किसी भी भाषा के लेखक नाटकों की रचना करने में लग जाते हैं और एकांकी की रचना भी करने लगते हैं। और ये एकांकी जो साहित्यिक विधा है, साहित्य का एक प्रकार है, ये अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय एक साहित्यिक विधा माना जाता है। ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಓರೆಕೋರೆಗಳನ್ನ, ಸಮಾಜದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಜನರ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಲೇಖಕರದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ತರದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, एकांकी का ये अर्थ नहीं है कि एकांकी साहित्य की सर्वथा अभिजात्यहीन विधा है. ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಂತೆಯೇ ಏಕಾಂಕಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗ, महत्वपूर्ण ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ विद्वांसರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो मैं हिंदी में बताना चाहता हूं, एकांकी का अर्थ ये नहीं है, एकांकी भी आधुनिक काल में साहित्य का सभी विधाओं के जैसे ही ये भी एक सशक्त और कलात्मक साहित्य का प्रकार माना जाता है विद्वानों के अनुसार. क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इस एकांकी के संबंध में एक
विदेशी विद्वान का कहना है, डॉक्टर कीथ अंग्रेजी के एक विद्वान हैं, उनके अनुसार एकांकी क्या चीज होती है। एकांकी की परिभाषा वे बता रहे हैं। डॉक्टर कीथ ने एकांकी नाटक कहा है। एकांकी को उन्होंने नाटक ही कहा है, लेकिन हमारे भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक अलग है और एकांकी अलग है। नाटक रात भर प्रदर्शित किया जाता है, एकांकी बहुत ही कम समय में 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर ही इसको प्रदर्शित किया जाता है और बहुत छोटा होता है आकार में, और इसमें एक ही दृश्य होता है, एक ही अंक का होता है और कम पात्र इसमें होते हैं। और एकांकी पात्र के जो डायलॉग बहुत ही छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं। और आगे बताया जा रहा है, इस प्रकार एकांकी दशरूपक और साहित्य दर्पण में वर्णित हुआ है। ये दशरूपक और साहित्य दर्पण प्राचीन ಕೃತಿಯಾ हैं, ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏಕಾಂಕಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಂಕಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಏಕಾಂಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ. प्राचीन कृति दशरूपक और साहित्य दर्पणों में एकांकी के संबंध में ये बताया गया है, व्यायोग ऐसा वर्णित किया गया है। एकांकी क्या है, व्यायोग प्रहसन कामा कामा, व्यायोग प्रहसन भाग वीथी नाटिका गोष्ठी सट्टक नाट्य रसात्मक प्रकाशिका उल्लाप्य काव्य प्रेखेंड। तो इस प्रकार इस एकांकी के संबंध में कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको नोट्स जो भेजा हूं व्हाट्सएप पर, तो उस नोट्स में एकांकी में आप देख लीजिए, एकांकी के लिए कितने सारे नामों से जाना जाता है, एकांकी के लिए कितने सारे नाम हैं, पर्याय शब्द हैं, आप उसको देख सकती हैं। और आगे बढ़ रहा हूं, एकांकी इतना लोकप्रिय हो उठा कि बड़े नाटकों की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक रंगशालाओं ने उसे अपने यहां से निकालना शुरू किया। ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಿದ್ವು. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ, ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯವರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ವು. ಅವು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಲೆ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಚಾವತಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯವರ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ, ಮತ್ತು ನಡುಬೀದಿ ನಾರಾಯಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ಈ ತರದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, 400-500 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಂಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಇವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ, ಮತ್ತು ಇಂಥ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಏಕಾಂಕಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಕಾಲದ ಜನ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಯಾರು.
ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ एकांकी ही एक लोकप्रिय साहित्यिक विधा बन गई है। नाटकों की लोकप्रियता कम होती गई है। ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ एकांकी का महत्व क्यों आधुनिक युग में, और वो क्यों लोकप्रिय विधा है, क्यों सभी लोग एकांकी को देखना चाहते हैं और एकांकी को लिखना चाहते हैं। हिंदी की बात भी वही है और ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹಸನ ಅಂತಾರೆ, ಕಿರುನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ लंदन, पेरिस, बर्लिन, डबलिन, शिकागो, न्यूयॉर्क आदि शहरों में, दुनिया के आदि शहरों में इस नए ढंग के नाटक और उसके रंगमंच को आगे बढ़ाया गया है। ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಏಕಾಂಕಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು, ಲೇಖಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏಕಾಂಕಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ, रंगमंचीय आंदोलनों और इन लेखकों के सम्मिलित एवं जो अदम्य प्रयोगात्मक साहस और उत्साह के फलस्वरूप ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವೇ ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. एक आंदोलन ही शुरू हुआ, एकांकी लिखने का एक आंदोलन ही शुरू हुआ, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी में और अन्य भाषाओं में। तो क्यों आंदोलन हुआ और नए नए प्रयोग भी हुआ, एक आंदोलन भी हुआ। आंदोलन होने का फलस्वरूप ही यही हुआ कि हिंदी में एकांकी लिखने वालों की संख्या दिन ब दिन अधिक होने लगा। फलस्वरूप यही हुआ, आधुनिक एकांकी सर्वथा नई यानी नया, न्यू, स्वतंत्र और जो सुस्पष्ट विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವೇ आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है और इस एकांकी को साहित्य का एक सशक्त विधा, एक लोकप्रिय साहित्यिक विधा के रूप में इसको जगह मिली है। ये इसका महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हिंदी में एकांकी का इतिहास कब से माना जाता है, मैंने पहले ही बताया था, 1940 से 1940 से हिंदी में एकांकी का साहित्य का आरंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार एकांकी का जो प्रारंभ भारतीय युग से मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय युग से हिंदी में एकांकी की शुरुआत माना जाता है। मैंने कल भी बताया था, नाटक के संबंध में बताते समय बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही जिस तरह से हिंदी नाटकों की शुरुआत उन्होंने की है, या उनके समय से हिंदी में नाटकों की शुरुआत माना जाता है, तो उसी तरह से एकांकियों की शुरुआत भी बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया है। प्रसाद के एक घूंट, देखिए महावीर
बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ये दोनों काशी के ही थे, दोनों बनारस के ही थे। तो वे जिस तरह से बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटकों की रचना की, एकांकियों की रचना भी की, लेकिन उसी शहर के हिंदी के जाने माने लेखक और महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी एकांकियों की रचना उन्होंने भी की है। उनकी एकांकी एक घूंट बहुत ही लोकप्रिय है। एक घूंट ಒಂದು ಗುಟುಕು ಅಂತ, एक घूंट ಅಂದ್ರೆ तो एक घूंट नामक उनकी एकांकी आज भी लोकप्रिय एकांकी मानी जाती है। तो इसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद भी हिंदी के जबरदस्त और लोकप्रिय एकांकीकार थे और उनकी एकांकी का नाम है कारवां। और तीसरे जो लोकप्रिय लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। तो राम कुमार वर्मा जी को तो हिंदी के एकांकी के जनक माना जाता है और एक मार्क्स के लिए, एक अंक के लिए आपको अवश्य ये प्रश्न आएगा कि आधुनिक हिंदी के एकांकी के जनक किसको माना जाता है। तो आपको निसंकोच रूप से लिखना होगा आधुनिक हिंदी में एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। और उसके बाद उनका बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी का नाम है रेशमी टाई और दीपदान, और पृथ्वीराज की आंख। इस तरह बहुत सी एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था। हिंदी एकांकी का अद्यतन इतिहास संक्षेप में इस प्रकार बताया जाता है। भारतेंदु काल में दो प्रकार के एकांकी लिखे गए। एक अनुदित एकांकी, अनुदित यानी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना और बंगला से हिंदी में अनुवाद करना और मराठी से हिंदी में अनुदित करना। ಹೀಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ, ಬಂಗ್ಲಾದಿಂದ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬು ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಕಿಕಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಒಂದು ತೆರನಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬು ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಮೌಲಿಕ ಲೇಖಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮೌಲಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೇಖಕ. ತಾನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನ ಬರೆದರು. ಅಂಥ ಏಕಾಂಕಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲಿಕ ಏಕಾಂಕಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र अनुदित एकांकी भी लिखे और मौलिक एकांकी भी लिखे। इसके बाद यहाँ पर बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक एकांकी का नाम यहाँ पर बताया गया है, भारत माता। भारत माता इसका अर्थ होता है भारत जननी, भारत जननी, भारत माते, ಭಾರತಾಂಬೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆದು, ಏಕಾಂಕಿಯನ್ನ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬಾ प्रशंसना ಮಾಡ್ತಾರೆ, लेखकर प्रशंसना ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो उस समय आजादी के पहले, आजादी अभी नहीं मिली थी देश को, तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत जननी नामक एकांकी की रचना कर उसे रंगमंच पर प्रदर्शित किया था
तो उस समय के लोगों ने, भारतीयों ने इनकी खूब प्रशंसा की। पहली कोटि में भारतेंदु का जो बंगला से भी उन्होंने अनुवाद किया था, और जैसे अंग्रेजी से भी। उसमें से भारत माता एक है, भारत जननी एक है, प्रेम जोगिनी और नील देवी। तो इस तरह तन मन धन गोसाई के अर्पण, सती चंद्रावली। तो इस तरह उन्होंने बहुत सी एकांकियों की रचना की थी। तो उसी प्रकार यहाँ पर और भी अन्य एकांकीकारों का नाम मैं यहाँ पर आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे दीपदान रामकुमार वर्मा की एकांकी है, बहुत प्रसिद्ध एकांकी। और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क की एक और एकांकी है। और मैं भी मानव हूँ विष्णु प्रभाकर की एकांकी। आप लोग विष्णु प्रभाकर लेखक का नाम जानते हैं, उनके युगे युगे क्रांति नाटक आपने पढ़ा है, वो नाटक है। लेकिन मैं भी मानव हूँ ये एक एकांकी है। ये एकांकी विष्णु प्रभाकर जी ने अशोक चक्रवर्ती अशोक के संबंध में इस एकांकी को उन्होंने लिखा था। कलिंग युद्ध ಆದಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, प्रतिज्ञा ಮಾಡ್ತಾನೆ अशोक चक्रवर्ती। तो ऐसे सम्राट अशोक चक्रवर्ती के संबंध में इतिहास के आधार पर लिखा हुआ एकांकी है मैं भी मानव। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अंडे के छिलके मोहन राकेश की एकांकी का नाम है बहू की विदा विनोद रस्तोगी। महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल। तो इस प्रकार एकांकी के अनेक लेखकों ने अनेक विषयों के आधार पर एकांकियों की रचना की है। निम्गे ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, एकांकी के लिए भी जिस तरह से कहानी के लिए कुछ तत्व होते हैं, एकांकी लिखने के लिए भी 7 प्रकार के जो प्रमुख तत्व जो होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एकांकी के लिए कथा वस्तु की आवश्यकता होती है और कथोपकथन कथा वस्तु की आवश्यकता होती है कहानी एकांकी लिखने के लिए। अगर आप एकांकी लिख रही है, एकांकी की रचना करना चाहती हो आप में से कोई, तो आपके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, शीर्षक चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए। और आप किस विषय को अपनाकर एकांकी लिख रही है, या सामाजिक विषय को लेकर सामाजिक समस्याओं के आधार पर आप एकांकी लिख रही है, या इतिहास के आधार पर लिख रही है, या पौराणिक विषय के आधार पर, या राजनीति के विषय के आधार पर आप एकांकी लिख रही है। आपको पहले तय करना है किस विषय को लेकर मुझे एकांकी लिखनी है। और पात्रों की आवश्यकता होती है, उसमें पात्र पुरुष पात्र हो और स्त्री पात्र होना चाहिए, और उन पात्रों के अनुकूल वेशभूषा को भी लाना है आपको। देश काल वातावरण, किस समाज से संबंधित है, किस देश से संबंधित है कहानी की कथा वस्तु, और उसमें आने वाले पात्र। अगर देखिए, एक आपके लिए एक था ना शाहजहां के आंसू एकांकी अगर आप लिख रही हैं, तो उसमें आने वाले पात्र मुमताज और शाहजहां के जो पात्र के ड्रेस कौन से होना चाहिए, जीन्स पैंट टी शर्ट नहीं चलेगा। शाहजहां जब बादशाह थे उनकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, और उनकी बेगम मुमताज की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, आपको तय करना है ना। एकांकी लिखते समय आपको इन सभी विषयों की ओर ध्यान देना चाहिए। कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र चित्रण, और देश काल वातावरण, और भाषा शैली, और आपका उद्देश्य किस उद्देश्य को लेकर आप एकांकी लिख रही है।
ये सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए आपको एकांकी लिखने की आवश्यकता है। कोई भी एकांकीकार इन सभी तत्वों की ओर ध्यान देते हुए एकांकी की रचना करता है। तो मैं मेरी अंतिम बात को मैं बताना चाहता हूँ। आधुनिक युग में हिंदी साहित्य में जैसे कहानी है, नाटक है, निबंध है और उपन्यास है, उसी की तरह वैसे ही एकांकी भी अत्यंत लोकप्रिय, जनप्रिय, कलात्मक दृष्टि से सशक्त एक विधा है, एक साहित्यिक प्रकार है। तो मैं समझता हूँ हिंदी साहित्य इतिहास का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल पूर्ण रूप से मैंने पढ़ाया हूँ और झूम ऐप के द्वारा आपको मैंने निबंध चैप्टर को और उपन्यास चैप्टर को, कहानी चैप्टर को, नाटक चैप्टर को, एकांकी चैप्टर को, इन तमाम साहित्यिक अन्य इन सभी विधाओं को मैंने झूम ऐप के द्वारा मैंने पढ़ाया हूँ और आपके मन में शायद किसी प्रकार के संदेह शायद नहीं होगा। अगर जो भी संदेह होंगे और संशय होंगे, कोई प्रश्न है, तो अंत में आपको मैं 5 मिनट देता हूं, तो आप पूछ सकती हैं। हेलो, ಹೇಳಿ ಸರ್. तस्नीम।